Rights of Man. Thomas Paine's Right of Man is a very important book that everyone must study, and also in UGC NET examination the question is asked from Thomas Paine's Rights of Man. Actually, Thomas Paine wrote his Rights of Man in response to Edmund Burke's Reflections on Revolutions in France, and Edmund Burke's Reflections on Revolution in France was published in 1790, and after 1 year Thomas Paine attacked Edmund Burke's pamphlet. That was a political pamphlet, and Thomas Paine attacked Edmund Burke's political pamphlet, Reflections on the Revolution in France, through his political book, Rights of Man. So, why Thomas Paine had to write this book, Rights of Man? And the one of the most important points that you should know, that our Indian famous literary figure and politician Jyotiba Phule, he was very much influenced by reading the book of Rights of Man by Thomas Paine, and that's why Jyotiba Phule he established Satyasodhak Samas after getting influenced by Thomas Paine. Let us see why Thomas Paine attacked Edmund Burke's Reflections on the Revolution in France. Okay, why did he attack? So Thomas Paine attacked Edmund Burke's political pamphlet Reflections on the Revolution in France. Okay. So Burke in it criticizes the French Revolution, arguing that abrupt radical change destroys societal harmony. यानी कि जो एडमंड बर्क है उन्होंने रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने उसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने ये कहा है कि एब्रप्ट रेडिकल चेंज डिस्ट्रॉय सोसाइटल हार्मनी। उनके हिसाब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेकार था, नहीं किया जाना चाहिए था। तो इसलिए एडमंड बर्क कहते हैं कि जो एब्रप्ट है या रेडिकल चेंज है वह सोसाइटल हार्मनी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वह क्या था, एक तरह से सडन रिवॉल्यूशन था जो कि नहीं होना चाहिए। हालांकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कुछ कारणों से, जैसे कि आपको पता हुआ कि हैवी टैक्स बढ़ चुका था, पॉवर्टी बढ़ चुकी थी, लोग परेशान थे, तो तब जाकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। जब इंसान परेशान होता है ज़्यादा तो फिर रिवॉल्यूशन होता ही है। ठीक है, so Burke is of the view that abolition or disturbing a system of government or monarchy ruled by a king would result in a drastic shift in a power vacuum where the traditional royal hierarchy is dismantled, ultimately leading to chaos, mob rule and eventual डिक्टेटरशिप। यानी जो एडमंड बर्क है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो यह मोनार्की को या रॉयल किंग को फेवर करते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि जो ट्रेडिशन रॉयल आयरार्की होता है, जैसे कि पहले क्या होता था, किंगशिप चल रही है, आयरार्की चल रही है, फैमिली के राजा बन रहे हैं, फिर उनके जो डॉटर है या फिर उनके सन है वो बन रहे हैं, तो ये कहते हैं कि ये सही है। ठीक है, आयरार्की चलना चाहिए। यहाँ देखिए ये कह रहे हैं ट्रेडिशनल रॉयल हायरार्की चलनी चाहिए। ठीक है, सो अगर हम इनमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इनको तोड़ते हैं या गवर्नमेंट को रूल को हम इंटरफेयर करते हैं, तो यह क्या रिजल्ट देता है, यह लाता है लीडिंग टू केओस, केओस क्रिएट करता है, मॉब रूल क्रिएट करता है एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप को क्रिएट करता है। ऐसा एडमंड बर्क का कहना है, जो कि थॉमस पेन इन चीज़ों को वह अटैक करते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एडमंड बर्क के वो अपोजिट में जाकर के ये चीज कहते हैं। तो अब थॉमस पेन क्या कहते हैं, बट थॉमस पेन ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी डिफेंडेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि थॉमस पेन जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिफेंड करते हैं अपने इस बुक में राइट्स ऑफ मैन में, और एडमंड बर्क जो है वह रिवॉल्यूशंस रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस में वह जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को वह क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो अब यह कहते हैं थॉमस पेन अपने बुक में राइट्स ऑफ मैन में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ वह सही हुआ, होना चाहिए, वह वक्त की जरूरत थी। ठीक है, और इन्होंने इस बुक में कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। थॉमस पेन जो है राइट्स ऑफ मैन में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, एंड अब हम आगे देखते हैं कि वह किस ग्राउंड पे
जो है वह टॉमस पेन जो है उन्होंने अटैक किया एडमंड बर्क्स के आइडियाज को, ठीक है। तो ये देखिए आइडियाज क्या क्या था वो हम देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको नॉलेज बेसिस पे भी होना चाहिए, प्लस में आपको नेट एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से बच जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पेन जो है यानी टॉमस पेन argues that government's only purpose is to protect the natural rights of its citizens। यानी कि जो टॉमस पेन का कहना है कि गवर्नमेंट का जो पर्पस है, गवर्नमेंट का काम है कि वह सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है ना। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करता है तो यह पब्लिक का काम है इसको रिवोल्ट करना या फिर गवर्नमेंट को रिप्लेस करना, ठीक है। सो ही सिमिलर टू लॉक, जॉन लॉक, यानी कि believes if a government fails to do so, यानी कि अगर गवर्नमेंट फेलियर है इस चीज को करने में, सिटीजन के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करने में फेलियर है, तो लोगों का काम क्या है, पीपल का, द पीपल हैव अ मोरल राइट टू ओवरथ्रो इट और रिप्लेस इट। यानी किसको ओवरथ्रो करना है, किसको रिप्लेस करना है, तो गवर्नमेंट को करना है, ठीक है। यानी कि ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट अगर नेचुरल जो राइट्स है सिटीजन्स का उसको प्रोटेक्ट नहीं करती है, तो हम सिटीजन्स का क्या है, मोरल राइट है उसको चेंज कर देना, रिप्लेस कर देना या फिर रिपोर्ट करना, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ऐसा जो ये कह रहे हैं टॉमस पेन, तो वह जॉन लॉक जो है वो भी काफी बहुत बड़ा 17वीं सेंचुरी फिलोसफर है, वो भी इसी चीज को कहते हैं, ठीक है। सो John Locke, the 17th century great philosopher and sociologist of the 17th century, through his political theory, इनका एक political theory है social contract ना, जॉन लॉक का, जिसे social contract या natural rights के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने इसके थ्रू चैलेंज किया द एब्सोल्यूट मोनार्की को, जॉन लॉक ने एब्सोल्यूट मोनार्की को चैलेंज किया। So Locke was influenced by another great philosopher, Rousseau, who discussed the concept of social contract in his book, The Social Contract। यानी The Social Contract जो है वह बुक है जो कि पब्लिश हुई थी 1762 में, और ये किसकी बुक है, वह यह रूसो की बुक है, और उससे जॉन लॉक काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। और जो रूसो है वह भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कैसे गवर्नमेंट जो अगर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है तो फिर पब्लिक को क्या करना चाहिए और ह्यूमन राइट्स क्या है इनकी बात करते हैं। सो लॉक चैलेंज एब्सोल्यूट मोनार्की इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। एक बार यूजीसी नेट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि हु रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो जॉन लॉक ने लिखा है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और इस बुक में इन्होंने चैलेंज किया है एब्सोल्यूट मोनार्की को, ठीक है। सो द रिलेशन बिटवीन नेचुरल एंड लीगल राइट्स इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो है वह ह्यूमन नेचुरल राइट्स एंड लीगल राइट्स की बात करती है। सो ही सिमिलर टू पेन आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल्स आर नेचुरली फ्री and equal, and that government is a social contract designed to protect natural rights, life, liberty and property। यानी कि जो जॉन लॉक है और उनका और टॉमस पेन की जो कॉन्सेप्ट्स है, आइडियाज है नेचुरल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में या फिर ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में, वो आपको सिमिलर मिलेगा देखने को। यानी कि जॉन लॉक भी यही कहते हैं और पेन भी यही कह रहे हैं, टॉमस पेन की जो इंडिविजुअल्स जो है यानी कि हम इंसान जो है, जो सिटीजन्स है, हम लोग नेचुरली फ्री है, वी आर बोर्न विथ सम ह्यूमन राइट्स, सम बेसिक राइट्स फ्रॉम विच नोबडी कैन डिप्राइव अस, ओके, एंड दैट गवर्नमेंट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिनका काम है टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स से प्रोटेक्ट करना। और ये नेचुरल राइट्स कौन कौन से है, तो यह है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जिससे कि प्रोटेक्ट करता है। अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है तो फिर मोरल जो राइट्स है ह्यूमन का क्या है, वी हैव टू रिवोल्ट अगेंस्ट इट और वी शुड रिप्लेस द गवर्नमेंट, वी शुड चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। सो इफ अ गवर्नमेंट हैज टू प्रोटेक्ट दिस राइट्स द पीपल हैव अ राइट टू रिवोल्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें इन्होंने कही है इसमें, ठीक है। सो पेन कहते हैं कि पेन ऑल्सो वांट्स टू क्लैरिफाई दैट सिटीजन्स ऑफ फ्रांस डिडंट रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग हिमसेल्फ बट अगेंस्ट द डिस्पोटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी उनका कहना है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी और जब फ्रांस के लोगों ने जो रिवोल्ट किया था वो कोई किंग के अगेंस्ट में नहीं किया था, बल्कि वहाँ के गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट में ही किया था, ठीक है।
लेकिन बर्ग जो है क्या करते हैं, वह बर्ग डजंट फेवर एनी वायलेंट रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन बर्ग जो है, एडमंड बर्ग, वह किसी भी तरह का वायलेंट रिवॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उनको वह क्योंकि वह क्या कर चाहते हैं, वह एब्सोल्यूट मोनार्की ही चाहते हैं, ठीक है। जबकि पेन कहते हैं, टॉमस पेन की नहीं, हम लोग को रिवोल्ट करना चाहिए और ये हमारा राइट है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं ये क्या कहते हैं, ठीक है। सो Paine claims if a nation is to embrace liberty and freedom, the people must first know it before they can be. So Paine emphasizes citizens and nations should understand wholly the concept of liberty and freedom. यानी टॉमस पेन जो है अपने बुक राइट्स ऑफ मैन में एक्चुअली हमें इसी बात से अवेयर करते हैं कि हम ह्यूमंस का राइट्स क्या है, बेसिक्स राइट्स क्या है, और गवर्नमेंट की उनका जो प्रॉपर ड्यूटी है वह क्या होनी चाहिए सिटीजन्स के प्रति। अगर नहीं फंक्शन करती है सही ढंग से, तो फिर हम जो सिटीजन्स है उनका क्या मोरल राइट्स है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वो एक्चुअली राइट्स ऑफ मैन में इसी की बात करते हैं, ठीक है। So Paine says that for a nation to love liberty, it is sufficient that she knows it. To be free, it is sufficient that she wills it. So liberty is a two-pronged approach. It requires citizens understand what it truly means, and that accordingly to elect a government that it will enable and fulfill it. यानी कि हम सिटीजन्स के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें किस टाइप की गवर्नमेंट सेलेक्ट करनी है, चूज करनी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसा कहते हैं क्योंकि अगर हमारे पास अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हम सही गवर्नमेंट का जो है वह सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो Paine averts the concept of monarchy and aristocracy because it bestows power, wealth, and influence on those who are inherited it rather than on these who have proven themselves wise and trustworthy। यानी कि टॉमस पेन जो है वह मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी के जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट में है, जबकि एडमंड बर्ग उसके फेवर में है। अब टॉमस पेन इसके अगेंस्ट में क्यों है, क्योंकि वह कहते हैं कि जब ये एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की होती है तो क्या होता है, यह पावर और वेल्थ को क्या है, यह मजबूत बनाता है, और जो उनका इनहेरिटेड जो होता है, जिसको हम कहते हैं उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होता है, वो उनको ज्यादा उससे बेनिफिट मिलता है। सो हेयर पेन शोज द एब्सर्डिटी ऑफ इनहेरिटिंग अ पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस विथ नो क्वालिफिकेशन। यानी ये कहते हैं कि उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होता है तो उनका जो पावर और पोजीशन इनहेरिट हो जाता है। इनहेरिट मतलब उनको अपने जो प्रीवियस जो जनरेशन है उनसे उनको मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। और उससे चाहे उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं भी हो तो, ठीक है। जैसे कोई किसी के फादर किंग है और उसका बेटा अनपढ़ है, मूर्ख है, और उसके फादर की जगह पर उसके बेटा को किंग बना दिया जाए विथ नो क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, उसने अपने फादर की पोजीशन को इनहेरिट कर लिया, चाहे वह पढ़ा लिखा नहीं भी हो। तो इससे क्या साबित होता है, तो एडमंड बर्ग यही कहते हैं कि इट प्रमोट्स वेल्थ, ओके, एंड पावर इवन विदाउट हैविंग क्वालिफिकेशन और एनी नॉलेज। सो पेन आस्क्स व्हाट आर दे, व्हाट इज देयर वर्थ, यानी कि वो क्या है और उनकी क्या योग्यता है। यानी कि जो इंसान बन रहा है या इनहेरिट कर रहा है किसी पोजीशन को, तो उनकी योग्यता भी देखी जानी चाहिए। व्हाट रिस्पेक्ट देन कैन बी पेड टू दैट विच डिस्क्राइब्स नथिंग एंड विच मीन्स नथिंग। सो अ टाइटल इज जस्ट एन इनहेरिटेड नेम। वो कहते हैं कि कोई भी जो टाइटल है वह एक इनहेरिटेड नेम ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। सो पेन पॉइंट्स इट इज कॉमन ओपिनियन ओनली दैट मेक्स देम एनीथिंग और नथिंग और वर्स देन नथिंग, ठीक है। वो कहते हैं कि यह सिर्फ कॉमन ओपिनियन ही है जो कि वह उसे कुछ बनाता है या कुछ भी नहीं बनाता है या बेकार बनाता है। सो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड क्रिएट अ गवर्नमेंट। यानी यह कहते हैं कि यह कॉन्स्टिट्यूशन है के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट का सिलेक्शन होना चाहिए, नॉट द अदर वे अराउंड। किसी भी अदर तरीके से गवर्नमेंट का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी इनहेरिटेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि पोजीशन जो भी है वो पोस्ट का वह इनहेरिट नहीं होना चाहिए। यूजुअली हम लोग गवर्नमेंट जो भी पॉलिटिकल पोजीशन पे होते हैं तो आप यूजुअली देखते होंगे किसी के फादर किसी पोस्ट पे है, सीएम है, पीएम है, तो कोई ना कोई उसका पॉलिटिकल पोजीशन उसके बेटा बेटी को यूजुअली मिल जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा भी हो, कई बार नहीं भी पढ़ा लिखा हो, तो वो एक टाइटल उसको मिल जाता है। तो वो यही कहते हैं कि टाइटल इज नथिंग, इट इज
जस्ट इनहेरिटेड नेम, उसका टाइटल कुछ नहीं है, यानी कि उसको एक विरासत में मिला हुआ एक टाइटल है, ठीक है। तो इसीलिए पेन कहते हैं कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड क्रिएट अ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का सिलेक्शन होना चाहिए। सिंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय एंड फॉर द पीपल इट गवर्नमेंट्स, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही गवर्नमेंट का सिलेक्शन होना चाहिए। सो पेन क्लेम्स दैट गवर्नमेंट्स अराइज either through either out of the people or over the people, and a constitution is a way to make sure only the former occurs, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो सिलेक्शन है वह सिलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस को फॉलो करते हुए होना चाहिए। और ये ह्यूमन राइट्स क्या क्या है इसमें, और टॉमस पेन क्यों एडमंड बर्ग के रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस को अटैक किया है, ये सब मैं आपको बताई हूँ कि इनका वजह यही था। एडमंड बर्ग जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि टॉमस पेन जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिफेंड करते हैं। उसके सारे मैंने आपको रीजन्स भी बताया, किस रीजन पे एडमंड बर्ग जो है वो डिफेंड करते हैं, किस रीजन पे जो है टॉमस पेन जो है क्रिटिसाइज करते हैं एडमंड बर्ग के रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस को। सो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको एज ए नॉलेज एंड एज यूजीसी नेट एस्पिरेंट। ओके, थैंक यू।